गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ वी विल टेक अदर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज आयोडोफॉर्म. Its IPAC name is triiodomethane CHI3. Now CHI3, this is very important compound, and formation of this compound is used as test for certain organic compounds possessing some specific groups, like all those compounds which contain CH3CO group, मेथिल कीटोन CH3CO ग्रुप, ये ग्रुप हो या CH3CHOH हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो, अटैच टू HRC, ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप H से अटैच्ड हो या C से अटैच्ड हो, ऐसे सभी कंपाउंड को अगर हम आयोडीन और NaOH से या आयोडीन और Na2CO3 के साथ हीट करें तो ऐसे सभी कंपाउंड एक येलो कलर्ड सॉलिड बनाते हैं जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जिसमें ये ग्रुप होते हैं, तो CH3CO अटैच टू H, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया जिसमें इथेनॉल है। दूसरा मेथिल कीटोन्स हो गए जिसमें CH3CO ग्रुप है, C से अटैच हुआ। प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल हो गया, CH3CHOH H से अटैच्ड है तो ये CH3CH2H हो गया। CH3CHOH अटैच टू C, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो। ऐसे सभी कंपाउंड को जब हम आयोडीन और NaOH से ट्रीट करते हैं तो हमें येलो कलर्ड सॉलिड मिल जाता है, और अगर ये ग्रुप्स नहीं है उस कंपाउंड में तो हमें येलो कलर्ड सॉलिड नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन एक टेस्ट के तौर पर भी देखा जाता है जिसको आप एल्डिहाइड और कीटोन में बाद में पढ़ेंगे और एल्कोहल में पढ़ेंगे। अब इसके यूजेस के बारे में है तो आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में काम करता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, लेकिन चूंकि अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसीलिए आजकल इसका यूज अदर फार्मूलेशन से रिप्लेस किया जाता है, आजकल इसका यूज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको CCl4 भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन. It is used in the preparation of refrigerant, chlorofluorocarbon as a solvent, and it is used as fire extinguisher also. क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम की वजह से ये न खुद जलता है और न ही ये उस जो यहाँ पर फायर लगा हुआ है उसको सराउंड करता है इसकी वेपर्स और उसको जलने से बचाता है। Exposure to CCl4 causes liver cancer in human, and if it is inhaled in a small amount, then it causes dizziness, nausea. When released in air, it since it is stable, it persists in nature and slowly goes to upper atmosphere, stratosphere, where it causes the depletion of ozone layer. Now our next compound is फ्रियॉन्स. फ्रियॉन्स से सभी फेमिलियर हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड एज फ्रियॉन्स. तो फ्रियॉन्स के साथ आप देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड एज फ्रियॉन्स. तो फ्रियॉन्स की एक फैमिली ही है जो मीथेन से डिराइव होते हैं या इथेन से डिराइव होता है, जैसे CF4, CF3Cl, CF2Cl2, CFCl3, ये सब मीथेन के डेरिवेटिव है. इसी तरह से इथेन के भी डेरिवेटिव हो सकते हैं. ध्यान रहे कि फ्रियॉन में देखिए एक नंबर यूज होता है, जैसे फ्रियॉन 1, 2. तो जो फ्रियॉन के बाद डैश के बाद पहला नंबर होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके बाद का नंबर है वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करता है. जैसे CF4 को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रियॉन 1, 4. CF3Cl को लिख सकते हैं फ्रियॉन 1, 3. और ये फ्रियॉन 1, 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रियॉन है. ये फ्रियॉन 1, 1 हो गया. इट इज ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड हाईली स्टेबल volatile liquid, and this is widely used as refrigerant and propellant in aerosols.
और ये एटमॉस्फेयर में परसिस्ट करता है और स्लोली स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, जहां पर ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है, बिकॉज इट फॉर्म्स द रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड दीज रेडिकल्स react with ozone to form chlorine oxide radical and oxygen. So in this way a chain reaction will be set up and it disturbs the equilibrium between oxygen and ozone in the stratosphere that leads to depletion of ozone layer, allowing the ultraviolet radiations to come on the earth. So that is very harmful to us. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज DDT. इसका जो कॉमन नेम बोला जाता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन. इसका ये फार्मूला है CCl3CH और इस C से दो क्लोरोफेनिल ग्रुप अटैच्ड होंगे पैरा पोजिशंस पर. यहाँ पर ये क्लोरोफेनिल है, पैरा पोजिशन पर C से अटैच्ड है. इसको बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन का क्लोरल से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब इसका जो IPAC नेम है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 पर 2 4 क्लोरोफेनिल ग्रुप हैं. ये कौन सा रेडिकल हुआ, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट है, तो ये 4 हुआ 4 क्लोरोफेनिल. तो चूंकि 2 है 4 क्लोरोफेनिल तो हम डाई 4 क्लोरोफेनिल नहीं कह सकते हैं. तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, अगर डाइक्लोरोफेनिल बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही रिंग पर 2 Cl है, तो इसलिए बिस का यूज करते हैं. बिस का मतलब होता है 2. तो ये हो गया 2 बिस. इसके बाद नेम लिख देंगे उस रेडिकल का जो 2 बार है, वो है 4 क्लोरोफेनिल रेडिकल. इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर डैश 1 ट्राईक्लोरो और चूंकि 2 कार्बन है तो एथेन. तो इसका नाम हो गया 2 बिस 4 क्लोरोफेनिल 1 ट्राईक्लोरो एंड 2 कार्बन है तो इथेन. इट इज वेरी चीप बट पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स. पहले इसका यूज एज ए इंसेक्टिसाइड किया जाता था, खास करके मॉस्किटोस में और कुछ क्रॉप्स में भी, शुगर केन क्रॉप्स में. लेकिन इसके परसिस्टेंट नेचर की वजह से और जो मॉस्किटो ने कोप अप हो गए इसके लिए, तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन भी कर दिया है. लेकिन कुछ कंट्रीज में अभी भी इसका यूज हो रहा है बिकॉज दिस इज चीपर वन. लेकिन इसका एक नेचर ही होता है कि ये हाईली स्टेबल होता है, ये नेचर में परसिस्ट करता है और स्लोली ये हमारे जो हमारा फूड चेन है उसमें आ जाता है. और जब ये एनिमल्स में बिल्डअप होता है तो वहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अफेक्ट करता है. तो ये रहा बच्चों पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, सो डू विद मी. ये आपका एक पहला कंपाउंड है एंड इट इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH. तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चों इसको इसी तरह से देखना है कि ये एक हेलो एल्केन है, ये एलिसाइक्लिक रिंग है. तो अब आप देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये भी हो गया बीटा. तो हमने एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन. तो HBr हमें निकालना है. तो अब हमें HBr इस तरह से निकालना है कि जब कई बीटा पोजीशन हो तो सेटजप्स रूल फॉलो करते हैं. मोर एल्किलेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा. चूंकि इसके रेस्पेक्ट में इस बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है हम देख रहे हैं, तो इसी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा. तो अब जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर ये अब चूँकि Br और H निकल गया तो यहाँ से Br और यहाँ से H जाएगा. तो यहाँ पर बच्चों ये डबल बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ पर यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Br जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे रह जाएगा. तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये हो गया C और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर चूँकि एक ही H होगा आप ये H बना सकते हैं और ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका ये CH3 ग्रुप है जो कि यहाँ पर है. तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा. यहाँ पर एक H है क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. बॉन्ड लाइन फार्मूला है, अगर नहीं शो हो रहा है तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है जैसा हम जानते हैं. सिमिलरली ये अगर हम लें तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये बीटा पोजीशन हुआ, ये बीटा पोजीशन हुआ. और हम जानते हैं एल्किल ग्रुप को
हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मोर एल्किलेटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है तो हाइड्रोजन या तो इस बीटा से जाएगा या इस बीटा से जाएगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए आप इस बीटा से हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि Br और यहाँ से H ये रिमूव हो जाएगा, HBr इज रिमूव्ड लाइक दिस वन। अब ये कंपाउंड है एक्वस केवेज से ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब हम एक्वस केवेज से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होने लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और एल्कोहलिक केवेज से हम जानते हैं बीटा एलिमिनेशन होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा रिएजेंट क्या है। तो अब यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो Br को OH से रिप्लेस करेंगे, तो बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड है और जो कि एक पोलर एजेंट आपने पढ़ा हुआ है, ये माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो जब किसी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से, चाहे वाटर हो या कोई एसिड हो, अगर इसे ट्रीटमेंट होता है तो जो हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट है, दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बन आयन, और वो तुरंत एक एल्केन या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना देगा। इस तरह से ये यहाँ का प्रोडक्ट हो जाएगा, H इससे अटैच्ड हो जाएगा और जो इसका OH है वो इसके साथ जाएगा, जो कि दूसरा प्रोडक्ट बनेगा OH Mg और Br, ये बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि एल्कोहलिक केवेज रहने पर बीटा एलिमिनेशन होता है, एक्वस केवेज रहने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। उसका कारण क्या है, जब हम एक्वस केवेज लेंगे तो उस समय चूंकि केवेज ये आयनिक कंपाउंड है, ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब ये फुल्ली डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। अब OH माइनस एक बेस का भी काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। चूंकि वाटर में इसका जो हाइड्रेशन होता है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक हो जाएगा, इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो जो इसका बेसिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक रोल है वो ज़्यादा रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जब हम एल्कोहलिक केवेज लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो आयंस मिलते हैं, OH माइनस आयन और RO माइनस आयन, जो कि अल्कोहल से आ रहा है। अब हम जानते हैं कि एल्कोक्साइड आयन अगर अल्कोहल लार्जर हुआ तो R ग्रुप बल्कियर होगा, तो इसके वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिक रोल है कम हो जाएगा, लेकिन इसका बेसिक करेक्टर इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक करेक्टर ऑफ एल्कोक्साइड आयन, जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिक करेक्टर, तो जो एल्कोक्साइड आयन है ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसके वजह से बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर एल्कोहल है तो वहां पर एल्कोक्साइड आयन आएगा। हालांकि एल्कोक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बट OH इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक करेक्टर आ रहा है वो RO माइनस का जो बेसिक करेक्टर है वो OH माइनस के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक कंपटीशन होता है जिसको हम एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमारा अल्कोहल ग्रुप जितना ज़्यादा बल्कियर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो अब हमने दो मैकेनिज्म पढ़ी है, एक SN1 एक SN2। SN1 में आपने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शन दो स्टेप में होती है, कार्बोकेटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए SN1 मैकेनिज्म के लिए जो टर्शियरी होता है दैट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है कि हम देखें कि उसमें कोई एलो एल्केन टर्शियरी तो नहीं है। तो ये एक यहाँ पर देखिए ये टर्शियरी है जबकि ये सेकेंडरी है, तो इसका मतलब ये फास्टर रिएक्ट करेगा। इन दोनों में देखें तो ये हमारा प्राइमरी है जबकि ये सेकेंडरी है, तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा। इन दोनों में सेम है, दोनों हमारे सेकेंडरी हैं। तो जब दोनों सेकेंडरी हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि आयोडो इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमो देन क्लोरो, तो जो ब्रोमो होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस लिए हैं,
आपके लिए, एक है इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन। तो बच्चों जब हम कोई कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लें। तो हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल को लिखेंगे CH3CH2OH, और हम प्रोडक्ट लिख लें। तो प्रोडक्ट में ब्यूटवानाइन है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो पहले आप 4 कार्बन बना दीजिए। आइन है, चूंकि 1 पोजीशन पर है तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। आप इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, आइन हो गया। और बाकी जो कार्बन एटम है वहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाती है। ये ब्यूटवानाइन है, ये कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं। या तो ये हमें मालूम हो, या तो हमें ये मालूम हो कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हम उससे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये प्रोडक्ट बना देती है। तो दोनों तरफ से अप्रोच है कि इसको हम किससे बना सकते हैं और उसका रिएक्टेंट से क्या रिलेशन है, या हम रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है। तो ये दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो हम देखें अगर इसको अगर कन्वर्ट करने के लिए, तो एक इसका स्टेप ये हो सकता है कि जो हमारा CH3CH2OH है, सबसे पहले हम इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लें PBr3 के साथ या PCl3 के साथ। तो आपने पढ़ा है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड्स हैं, HX के साथ, PX3 PX5 के साथ और थायनिल क्लोराइड के साथ। तो हमें ब्रोमो ईथेन मिल गया। अब हमें ज़रूरत है 2 और कार्बन लाने की, क्योंकि असेंडिंग इन सीरीज भी हो रहा है। इसमें 2 ही कार्बन है, जबकि इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो 2 कार्बन हमें इसमें और ले आना है। तो अगर हम सोडियम एल्काइनाइड, ये आपने पढ़ा है, उसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो सोडियम इथेनाइड हम ले लेंगे। तो ये इथेनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, जो कि न्यूक्लियोफाइल इस Br को रिप्लेस कर देगा और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, जिसमें ये CH3 CH2 और फिर ये C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप एथेनॉल को हेलो एल्केन में ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट करिए और इसका रिएक्शन आप सीधे सोडियम इथेनाइड से करा दीजिए। ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH से जुड़ जाएगा। अगला है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन देखिए क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, और इससे हमें बनाना है CH3 CH2 और NO2, नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। अब ये हम कैसे बना सकते हैं, इसमें ध्यान रहे कि जो NO2 ग्रुप है वो कार्बन एटम नंबर 1 पर आ रहा है, तो ये हम ध्यान में देंगे कि हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना करें जिससे कि यहाँ पर आने में दिक्कत हो। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि चूंकि NO2 ग्रुप आ रहा है और NO2- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम कराएं, लेकिन एल्कीन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। सबसे पहले हमें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट सबस्ट्रेट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जब हम हेलो एल्केन यूज करें तो बहुत सोच विचार के यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हेलो एल्केन यूज करें जहाँ पर हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट लग सके, ताकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन उस कार्बन पर जाए जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर HBr लेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट HBr में ही काम करता है। अदर केसेस में Br इस कार्बन पर आ जाएगा, फिर NO2 भी यहीं आएगा। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 Br, एंटी मार्कोनी का रूल लग जाएगा या पेरोक्साइड इफेक्ट लग गया। अब चूंकि 1 पर हमारा ये आ गया, अब इसका रिएक्शन NO2 इंट्रोड्यूस करना है, तो हम KNO2 यूज करें कि AgNO2, क्योंकि NO2- एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ भी आपको बहुत ही सावधानी से यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों नाइट्रो के लिए हम क्या यूज करते हैं,
AgNO2 एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम इसको ले लेंगे और उसमें AgNO2 मिलाएंगे। तो हम जानते हैं कि AgNO2 में जो Ag और O का बॉन्ड होता है कोवलेंट होता है, तो जो डोनेशन होगा नाइट्रोजन एंड से होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू प्रोपीन टू प्रोपाइन, दिस वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका प्रोपीन हो गया और इसको चेंज करना है प्रोपाइन में, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अगेन चाहे हम इसका प्रिपरेशन जानते हो और चाहे इसकी प्रॉपर्टी जानते हो जिसमें ये बनता हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर Br2 ऐड कर दें तो हम एक स्टेप यहाँ पर लेंगे कि अगर हम ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें हेलोजन ऐड करें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये टेस्ट भी है एल्कीन के लिए, अनसेचुरेशन के लिए, कि जो ब्रोमीन का कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, हमें बिस्नल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट मिल जाता है। बिस्नल का मतलब ये हुआ कि जो एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन एटम लग जाएंगे, तो ये हो गया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब बच्चों क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन हम KOH एल्कोहलिक सॉल्यूशन से करा देंगे। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन से कराने पर देखिए ये अल्फा हुआ, तो इस अल्फा के लिए ये बीटा है, अगर ये अल्फा हुआ तो ये बीटा है, तो इससे एक HBr KOH निकाल देगा, एक HBr यहाँ पर निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से Br जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, या यहाँ से Br और यहाँ से H जा रहा है, यहाँ पर आप ये CH2 है। तो अब ऐसे में एक HBr निकालने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 और CH, मान लीजिए Br यहाँ का गया और H यहाँ का गया, तो अब ये डबल बॉन्ड हो गया, CHBr बन गया, ठीक है। तो अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो रिएजेंट आप लगाएंगे वो सोडामाइड लगाएंगे, NaNH2 लगाएंगे, या सोडियम और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया लगाएंगे। तो ये नेक्स्ट HBr को एल्कीन से अगर HBr निकालना हो, ये ध्यान में देना पड़ेगा कि हेलो एल्कीन से, ये हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन से अगर HBr निकालना है तो हम सोडामाइड का यूज करेंगे, NaNH2 का, और हमारे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ABCD करके आजकल आता है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है जिसका फार्मूला ये है C4H9Br, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है KOH से, तो ये B बना रहा है, B का रिडक्शन हो रहा है, B का रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, तो गिव्स C, और विच इज एन आइसोमर ऑफ A, when A is reacted with sodium metal gives compound D, C8H18 है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो मतलब ये कंपाउंड जो A है ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि उससे डिफरेंट बना रहा है रिएक्शन विद सोडियम। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ A क्या होगा और इसके रिएक्शंस लिखिए। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो हमारा कंपाउंड ये है, ये इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें रूट मैप बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लिए कि ये है C4H9Br। तो अब अगर ये कंपाउंड हमारा A, तो इस कंपाउंड से जब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH से, तो हमें कंपाउंड क्या मिल जा रहा है, ये एल्कोहलिक KOH से, तो ये कंपाउंड B बना रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो कंपाउंड B है उस HBr से रिएक्शन करता है, HBr से रिएक्शन करता है तो C बन जाता है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप HBr ऐड कर दें तो यहाँ C बन जाएगा, ठीक है, C, और जो कि A का एक आइसोमर है, ये बात दी गई है। और जो A है, जब इसका सोडियम मेटल से रिएक्शन किया जा रहा है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा जा रहा है, तो ये C8H18 बना रहा है। तो ये हमारा इस तरह से रूप मैप बन जाता है। इसके बाद फिर हम जब सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो रूट मैप बना है इसमें कहीं से भी हमें हिंट मिल रहा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से कि ये एक दिया हुआ है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो अगर इस फार्मूले से प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या क्या बन सकता है ये हम देखें, तो एक तो ये बन सकता है कि CH3 CH2 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 Br, ये बन सकता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरा, चूंकि ये कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन हो रहा है
जो C8H18 बन रहा है, तो वो जो C8H18 है वो नहीं है जो कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बन रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं हो सकता है। दूसरी चांस ये है कि ये हो सकता है CH3 CH2Br और यहाँ CH3 लगा हो। तो जो हमारा C4H9Br है, तो इसमें दो प्राइमरी बन सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक ये प्राइमरी बन सकता है। तो इन दोनों में कौन सा प्राइमरी होगा, क्योंकि ये बाद का जो स्टेटमेंट है इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो ये है। अब साथ में इसके रिएक्शंस भी कह रहा है कि आपको रिएक्शंस भी देना है। तो सबसे पहले हम ये रिएक्टेंट लिख लेंगे, हमारा CH3 CH CH3 और CH2Br, और इसका ट्रीटमेंट ये हमारा A है। अब इसका ट्रीटमेंट हम KOH से कर रहे हैं, अल्कोहलिक, तो HBr यहाँ से निकलेगा। तो चूँकि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ से H अब निकल गया है, यहाँ पर CH3 और ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया और ये CH2 बन गया। तो जो हमारा एल्कीन बन रहा है इसका मतलब ये है B। और फिर कह रहा है कि इसमें हम जब HBr ऐड कर दे रहे हैं तो ठीक है, ये चूंकि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये पोलर रिएजेंट है, इसमें ऐड होगा तो तुरंत मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। तो जब हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा बच्चों, उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो इसका मतलब ये जो बना ये CH3C और यहाँ CH3 बना और Br कहाँ लग गया, इस पर लग गया और ये बना दिया। अब ये तो ये हमारा क्या बन गया C, और ये C जो है इस A का क्या है, एक आइसोमर है। ये बात क्लियर हो रही है। अब दूसरा जो कह रहा है कि सोडियम मेटल वुड्स रिएक्शन जब हम मिल रहा है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से डिफरेंट है, तो अब ये क्या होगा कि अगर हम इसको डबल करें, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन में जो वुड्स का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इसी का डबल हो जाता है जो एल्किल ग्रुप है। तो CH3 CH CH3 और CH2 है, ये रेडिकल बना और यही आप डबल कर दीजिए CH2 CH CH3 CH3। तो इसका मतलब ये हुआ जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पर बन रहा है, जो आपका D बन रहा है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल जो D बन रहा है C8H18, तो ये आपका D हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन तरह जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों यही करना होता है कि सबसे पहले हम रूट मैप बना लें, क्योंकि रूट मैप बना लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिएक्शंस की हिंट जरूर मिलेगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए ताकि इसको पढ़ें बच्चे, और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।